नमस्कार, पोल पाथ में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रतिमा सिंह। आज फिर हम कुछ प्रश्नों की प्रैक्टिस करेंगे और ये प्रैक्टिस वीडियो मैं डेली अपलोड करती हूं। तो और साथ में ये फुल कोर्स की सीरीज़ चल रही है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि मेरी सारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें। ये NCERT स्पेशल है, यानी कि इसमें सारे क्वेश्चन NCERT के होंगे और आज अंतर्राष्ट्रीय जो है संबंध पर आधारित सारे क्वेश्चंस हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। चीन में खुले द्वार की नीति किसके द्वारा अपनाई गई? ऑप्शन है चाओ एन लाई के द्वारा, या देंग सियाओपेंग द्वारा, या माओ द्वारा, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो ये जो खुले द्वार की नीति है, खुले द्वार, इसको ओपन डोर भी बोलते हैं, खुले द्वार की नीति, ये देंग सियाओपेंग के द्वारा अपनाई गई है। ये 1978 में अपनाई जाती है। 1978 में जो तत्कालीन नेता देंग सियाओपेंग थे, इन्होंने चीन के आर्थिक सुधारों और खुले द्वार की नीति की घोषणा की थी और इसके द्वारा जो है इन्होंने ये खुले द्वार की नीति अपनाई थी। तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, देंग सियाओपेंग। देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। यूरोपीय संघ के झंडे में कितने सितारे हैं? ऑप्शन है 10, 12, 14, 16। तो यूरोपीय संघ के जो झंडा है इसमें है 12 सितारे। ऑप्शन बी आपका सही हो जाता है। इसमें 12 सोने के रंग के सितारे हैं और ये सभी सितारे जो हैं वहाँ पर, ये 12 सितारे जो हैं लोगों के मेल मिलाप और एकता का प्रतीक हैं। और ये संख्या जो है वहाँ की जो पारंपरिक रूप से पूर्णता और समग्रता और एकता का प्रतीक माना जाता है। इस संख्या को, जो 12 की संख्या है, ये इसे जो यूरोपीय संघ है वहाँ की पारंपरिक रूप से पूर्णता, समग्रता और एकता का प्रतीक, ये 12 की संख्या को माना जाता है। कौन सी? 12 की संख्या, 12 की संख्या को माना जाता है, इसलिए उन्होंने अपने झंडे में इसको प्रतीक के रूप में रखा है। तो यूरोपीय संघ के झंडे में टोटल 12 सितारे हैं और सोने के रंग के हैं और ये वृत्ताकार हैं, गोल यानी कि सर्कल में है। सर्कल में 12 सितारे ऐसे करके हैं, ऐसे करके सर्कल में हैं और जो है ये पूर्णता, समग्रता, एकता का प्रतीक है और लोगों के मेल मिलाप का प्रतीक है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ऑप्शन बी आपका सही हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? मार्शल योजना संबंधित है। ऑप्शन ए राजनीति से, बी अर्थव्यवस्था से, सी सैनिक कार्रवाई से, या डी उपर्युक्त सभी। तो जो मार्शल योजना है ये संबंधित है अर्थव्यवस्था से। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, ये अर्थव्यवस्था से संबंधित है। ये जो 1945 के जो ये युद्ध हुआ था, द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था, उसके बाद क्या हुआ, यूरोपीय आर्थिक ये जो सहयोग बढ़ाने के लिए, यूरोप की जो अर्थव्यवस्था के पुनर्गठन के लिए क्या किया था कि अमेरिका ने बहुत ज़बरदस्त मदद की थी इन यूरोपीय देशों की, कि इनकी आर्थिक व्यवस्था जो है पुनर्गठन करने के लिए, और इसे ही मार्शल योजना के नाम का दिया गया था। इसी जो अमेरिका की मदद की गई थी यूरोपीय अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए, पुनर्गठन करने के लिए, इसी को मार्शल योजना का नाम दिया गया। तो ये जो मार्शल योजना किससे? अर्थव्यवस्था से संबंधित है और ऑप्शन बी आपका सही हो जाता है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। यूरोपीय संघ की स्थापना कब हुई? जो यूरोपीय संघ है इसकी स्थापना कब होती है? तो ऑप्शन है 1991 में, 1992 में, और 1993 में, और डी है 1994 में। तो जो यूरोपीय संघ है इसकी स्थापना 1992 में होती है, जब ये मार्शल योजना के बाद इन्होंने क्या किया इसका कि यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना की। उसके बाद आगे और भी कुछ इनके संगठन जो है, संगठन की ये स्थापना करते हैं। उसके बाद लास्ट में जाकर 1992 में परिणति ये होती है इन सब संगठनों की कि यूरोपीय संघ की स्थापना हो जाती है। कब? 1992 में। तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाता है। अगर इसकी जड़ें देखें तो ये मार्शल योजना से इसकी जड़ें हैं कि मार्शल योजना में जब अमेरिका ने
बहुत सहायता की थी यूरोपीय देशों की अर्थव्यवस्था का पुनर्गठन करने के लिए। तो इसकी जड़ें वहीं से मिलती हैं। फिर बढ़ते बढ़ते कई सारे संगठन बने, होते होते फिर ये यूरोपीय संघ के रूप में 1992 को स्थापित हुआ। देखते हैं लुक ईस्ट को अब किस नाम से जाना जाता है। जो लुक ईस्ट है, एक नीति चलाई गई थी, जो लुक ईस्ट नीति को किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन है लुक एंड एक्ट, एक्ट ईस्ट, या सी ईस्ट, या ईस्ट प्लान। तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। जो एक्ट ईस्ट है अब इस नाम से जाना जाता है। जो लुक ईस्ट की ये जो नीति है इसको अब एक्ट ईस्ट के नाम से जाना जाता है। और ये 1940 में इसका जो है नाम चेंज किया गया है। और इस नीति का हिस्सा बांग्लादेश भी है, बांग्लादेश भी इस नीति का हिस्सा है। और ये म्यांमार के जरिए दक्षिण पूर्व एशिया से संपर्क साधने की बात इस योजना में की गई है। किसके? म्यांमार के जरिए, म्यांमार के जरिए दक्षिण पूर्व एशिया से संपर्क साधने की बात इसमें होती है, संपर्क साधने की बात की गई है। तो ये लुक ईस्ट को अब एक्ट ईस्ट 2014 से इसको 2014 से ही क्या जानते हैं, इसको एक्ट ईस्ट के नाम से जानते हैं। 2014 से एक्ट ईस्ट के नाम से जाना जाता है। और ये म्यांमार के जरिए ये दक्षिण पूर्व एशिया से संपर्क साधने की बात कही गई है इसमें। तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाता है, एक्ट ईस्ट के नाम से जाना जाता है। जो सर्किक की सीमा रेखा को लेकर किन दो देशों के बीच विवाद है। तो आपको सर्किक की रेखा कहाँ पड़ती है ये पता होना चाहिए सबसे पहले। ऑप्शन देख लेते हैं, भारत बांग्लादेश, भारत पाक, म्यांमार बांग्लादेश, या चीन भारत। तो जो ये सर्किक की सीमा रेखा है ये पड़ती कहाँ पर है, ये भारत पाक के बीच में पड़ती है। और इसमें क्या है, जो ये कच्छ के रण में पड़ती है, जो कच्छ का रण है, कच्छ के रण में ये सीमा जो है पड़ती है, सर्किक की सीमा रेखा। तो ये भारत पाक, ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। भारत पाक के देशों, भारत और पाकिस्तान के बीच में इस रेखा को लेकर के विवाद है और ये कच्छ के रण के जो है सीमा क्षेत्र में आता है। ऑप्शन बी सही होता है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, मालदीव गणतंत्र कब बना। मालदीव जो गणतंत्र कब बना, तो ये मालदीव ऑप्शन है आपके सामने 1968 में, 1969 में, 1967 में, या 1970 में। तो मालदीव गणतंत्र बनता है 1968 तक जो है ये सल्तनत हुआ करता था, यहाँ पर सल्तनत चलती थी। और 1968 में यह गणतंत्र बन जाता है और क्या करता है, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली को अपनाता है। ये 1968 में क्या करता है, ये एक तो गणतंत्र बन जाता है, गणतंत्र बनता है और फिर अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली अपनाता है, शासन प्रणाली को ये अपनाता है। तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। 1968 में जो है मालदीव गणतंत्र बनता है और क्या करता है, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली को अपनाता है। देखते हैं क्वेश्चन 8, मालदीव में बहुदलीय प्रणाली कब से अपनाई गई। मालदीव में बहुदलीय प्रणाली पहले नहीं थी लेकिन ये अब अपना ली गई है। तो कब से अपनाई गई है, 2004, 2005, 2008, 2006। तो जो है मालदीव में ये ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा कि मालदीव में 2005 से जो है जून 2005 से क्या किया, जून 2005 में हुआ क्या था कि संसद ने मालदीव में बहुदलीय प्रणाली को अपनाने के लिए एकमत होकर के मतदान किया था और वहाँ तब से इसमें बहुदलीय प्रणाली को अपना लिया है। और वहाँ पर मालदीवियन डेमोक्रेटिक
इसी का दबदबा है, इसको MDP शॉर्ट में बोलते हैं। और 2008 में इसी की सरकार वहाँ पर बनी थी। तो 2005 से अपनाया गया, कौन सी, मालदीवन डेमोक्रेटिक पार्टी का वहाँ दबदबा है, और 2005 से बहुदलीय प्रणाली को इसने अपना लिया है। देखते हैं क्वेश्चन 9, भूटान संवैधानिक राजतंत्र कब बना? तो ऑप्शन है 2008, 2007, 2009, 2010। तो भूटान 2008 में संवैधानिक राजतंत्र बनता है। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा कि 2008 में भूटान संवैधानिक राजतंत्र बनता है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, नेपाल लोकतांत्रिक गणराज्य कब बना? ऑप्शन है 2006, 2007, 2008, 2009। तो नेपाल जो है क्या 2008 में लोकतांत्रिक गणराज्य बनता है, और 2006 तक ये जो है नेपाल संवैधानिक राजतंत्र था। 2006 तक, यहाँ 2006 तक क्या था, नेपाल संवैधानिक राजतंत्र था। लेकिन इनको क्या हुआ कि जो उनको लगा, वहाँ की जनता को लगा कि राजा अपने हाथ में धीरे धीरे सारी जो है कार्यपालिका शक्ति अपने हाथों में ले लेगा। तो इन्होंने 2008 में जो है वहाँ पर लोकतांत्रिक गणराज्य क्या है, इसको नेपाल को बना देता है। और फिर अगेन 2015 में नेपाल का नया संविधान आता है। एक तो 2008 में संविधान आता है जिसमें ये लोकतांत्रिक गणराज्य नेपाल बन जाता है, और क्या होता है 2015 में नेपाल का नया संविधान आया है। नया संविधान आता है 2015 में, नया संविधान आया है। ये सारे क्वेश्चन जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति है ये हमारी NCERT से ही ज़्यादा उठा करके देते हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें लगती बहुत इजी हैं, बहुत छोटी हैं, पर यही जो है क्वेश्चन में घुमा फिरा करके आयोग पूछता है। तो ये नेपाल का संविधान जो है, नेपाल 2006 तक नेपाल संवैधानिक राजतंत्र था, यानी कि राजा जो है प्रमुख होता था वहाँ का, और बाकी संसद भी होती थी। और लेकिन ये 2008 में ऑप्शन आपका सी सही होता है कि लोकतांत्रिक गणराज्य 2008 में बनता है, और 2015 में नेपाल का नया संविधान आया है। देखते हैं क्वेश्चन आंसर सी आपका जो है सही हो जाएगा। देखते हैं 11, क्वेश्चन नंबर 11, यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना कब हुई? तो जो यूरोपीय आर्थिक संगठन, जो यूरोप का आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना होती है, इसकी स्थापना कब हुई? ऑप्शन ए है 1945 में, 1946 में, 1947 में, 1948 में। तो ऑप्शन आपका 1948 सही हो जाएगा, यानी डी। 1948 में जो है यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना होती है। और ये होता क्या है कि अमेरिका जो है ये यूरोप अर्थव्यवस्था के पुनर्गठन के लिए बहुत बड़ी मदद करता है, ज़बरदस्त मदद करता है, और इसी को मार्शल योजना कहा जाता है। और इसी मार्शल योजना के तहत यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना होती है। किसके? मार्शल योजना के तहत। मार्शल योजना, ये सभी रिलेट कीजिए। अभी हमने मार्शल योजना की बात की थी कि मार्शल योजना किससे संबंधित है। तो मार्शल योजना किससे, जो अर्थव्यवस्था है, यूरोप की अर्थव्यवस्था है, उससे संबंधित है। मार्शल योजना के अंतर्गत किया गया था कि बहुत ज़्यादा जो है अर्थव्यवस्था के पुनर्गठन के लिए, यूरोप में अर्थव्यवस्था के पुनर्गठन के लिए अमेरिका ने ज़बरदस्त मदद की थी। ये इस योजना के अंतर्गत किया गया था, और इसी योजना के अंतर्गत फिर तहत जो है यूरोपीय आर्थिक संगठन की जो है आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना होती है। आगे इससे और भी सारे संगठन निकलेंगे, तब लास्ट में जाकर के यूरोपीय संघ बनता है, जो कि 1992 में इसका ये उभर कर आता है। तो धीरे धीरे इसकी परिणति, इन सब छोटे छोटे संगठन की परिणति हो जाकर के यूरोपीय संघ में तब्दील होती है। तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना 1948 में होती है, मार्शल योजना के तहत होती है। मार्शल योजना जो है अमेरिका के द्वारा दी गई आर्थिक मदद थी अर्थव्यवस्था के पुनर्गठन के लिए, यूरोप में अर्थव्यवस्था के
पुनर्गठन के लिए। तो इतनी सारी चीज़ें हमने रिलेट कर ली। ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं और क्योंकि एनसीईआरटी से हैं तो इनका बहुत ज़्यादा आने के चांसेस होते हैं। यूरोपीय इकोनॉमिक कम्युनिटी का गठन कब हुआ? ऑप्शन है 1951 में, 1957 में, 1958 में, 1948 में। तो यूरोपीय इकोनॉमिक जो कम्युनिटी है इसका गठन कब होता है? इसका गठन होता है 1957 में। 1957 में जो यूरोपीय इकोनॉमिक कम्युनिटी का गठन होता है किसके ये इसके बाद होता है जो इसी के जो हमारा यहाँ पे हमने देखा है ये यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना होती है और उसके बाद एक ये लोग परिषद का भी गठन करते हैं। उसके बाद यूरोपीय इकोनॉमिक कम्युनिटी का गठन होता है जो कि होता है 1957 में। ऐसे इनके जो है संगठनों का गठन होते 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 तब जाके यूरोपीय संघ एक बड़े उसमें उभर के आता है। तो 1957 में यूरोपीय इकोनॉमिक कम्युनिटी का गठन किया जाता है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। आसियान के झंडे के प्रतीक में चिन्ह है। ये पूछ रहा है क्वेश्चन कि आसियान के झंडे में प्रतीक के रूप में क्या दिया गया है। ऑप्शन है गेहूं की बालियाँ, धान की बालियाँ, सरसों की बालियाँ या उपर्युक्त कोई नहीं। तो जो आसियान के झंडे में है ये धान की बालियाँ दी गई हैं। धान की बालियाँ 10 दी गई हैं, 10 बालियाँ दी गई हैं और ये आपस में बंधी हुई हैं धागे से। ये आपस में धागे से बंधी हुई हैं। धान की 10 बालियाँ हैं और आपस में धागे से बंधी हुई हैं और ये क्या दिखाती हैं कि जो दक्षिण पूर्व एशिया के 10 देशों की मित्रता एवं एकता को इंगित करती हैं। जो दक्षिण पूर्व एशिया के 10 देशों की मित्रता एवं एकता को ये इंगित करती हैं। मित्रता एवं एकता को ये इंगित करती हैं। तो धान की बालियाँ हैं, 10 बालियाँ हैं, धागे से बंधी हुई हैं। दक्षिण पूर्व एशिया के जो 10 देश हैं इसमें आसियान में, तो उनको ये इंगित करती हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन ऑप्शन बी जो है आपका सही हो जाता है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। आसियान क्षेत्रीय मंच की स्थापना कब हुई? जो आसियान का क्षेत्रीय मंच है उसकी स्थापना कब हुई? 1994 में, 1996 में, 1997 में, 1998 में। इसकी स्थापना 1994 में हुई थी। तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाता है। और जो है इसे ARF भी बोलते हैं, ARF भी बोलते हैं। और 1994 में इसकी स्थापना होती क्यों है ये भी क्वेश्चन बन सकता है। यहाँ से एक क्वेश्चन और बन सकता है कि मतलब इसका उद्देश्य क्या था। जो ARF राष्ट्रीय आसियान क्षेत्रीय मंच का गठन करने का उद्देश्य क्या था? तो सुरक्षा और विदेश नीति में तालमेल बनाने के लिए किया गया था। किसका? सुरक्षा। यहाँ से एक क्वेश्चन और बन सकता है, बल्कि बहुत ज़्यादा बन सकता है। कभी डेट ना पूछ के ये पूछ देता है। सुरक्षा और विदेश नीति में तालमेल बनाने के लिए इसकी जो है स्थापना होती है। कब होती है? 1994 में होती है, इसलिए होती है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। ऑप्शन ए आपका सही हो जाता है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। ये सभी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो अगर हम एक स्मार्ट वे में स्टडी करना चाहें, एक स्पेसिफिक वे लेकर के चलना चाहें, तो एनसीईआरटी से अच्छा कुछ भी नहीं है। वहाँ से जो क्वेश्चन उठेंगे तो ज़्यादातर क्वेश्चन वहाँ से एनसीईआरटी आपको थिंकर्स पढ़ने होते हैं बाहर से। ज़्यादातर थिंकर्स एनसीईआरटी में नहीं है, बाकी बहुत कुछ एनसीईआरटी में भरा पड़ा है और ज़्यादातर क्वेश्चन यहीं से आते हैं। हाँ, जो वेस्टर्न थिंकर हैं और हमारे इंडियन थिंकर हैं, भारतीय जो थिंकर्स हैं, इनके बारे में ज़्यादा नहीं दिया गया है। तो ये हमें बेसिकली बाहर से हमें पढ़ना पड़ता है, बुक्स से पढ़ना पड़ता है। अदरवाइज़ एनसीईआरटी हमें सबसे पहले पढ़नी होती है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। आसियान शैली में आसियान देशों की
है, खाली जगह है कि आसियान जो आसियान शैली है, ये आसियान शैली, तो इसे आसियान शैली को आसियान देशों की को कर लेते हैं, यहाँ पर को कहते हैं, क्या कहते हैं, जीवन शैली को कहा जाता है। आसियान शैली आसियान देशों की जीवन शैली है, या जोड़ने वाली सड़क है, सड़क का नाम है, या रक्षा नीति है आसियान देशों की, या अनौपचारिक एवं सहयोगपूर्ण कामकाज की शैली है। तो पूछ रहा है कि जो आसियान शैली है, आसियान शैली जो टर्म है, ये आसियान देशों की किस बात को दर्शाता है। तो क्या ये इनकी जीवन शैली है, या कोई सड़क है इन जोड़ने वाली, या रक्षा नीति है इनकी, या अनौपचारिक एवं सहयोगपूर्ण कामकाज की शैली है। तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। जो आसियान शैली है, जो आसियान देशों की, जो आसियान के सदस्य देश हैं, इनकी अनौपचारिक यानी कि बिना कोई औपचारिक उसके बहुत ज़्यादा बातचीत के, अनौपचारिक एवं सहयोगपूर्ण, उसमें कोई ट्रीटी नहीं होगी, कुछ नहीं होगा, फिर भी वो अनौपचारिक सहयोग देते हैं। अनौपचारिक एवं सहयोगपूर्ण कामकाज की शैली जो है इसी को आसियान शैली कहा जाता है। आसियान देशों की ये अनौपचारिक एवं सहयोगपूर्ण कामकाज की शैली को आसियान शैली कहा जाता है। तो आज से हम 15 क्वेश्चन हमने कवर कर लिए हैं, और अभी आज हमने जो है अंतर्राष्ट्रीय संबंध पर किए हैं। देखते हैं, हम शाम को भी एक वीडियो अपलोड करेंगे, तो वो उसमें आर्टिकल्स देने की कोशिश करेंगे सारे। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। धन्यवाद।